नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था, उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है। जैसा कि लेक्चर के दौरान मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब ये चैप्टर खत्म होगा, आप लोगों के लिए मैं जेईई मेन, नीट और जो जेई एडवांस है उन सब के पीवाईक्यू आप लोगों के लिए लेके आएंगे और उसका एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज उसी सीरीज का शुभारंभ करते हैं। उसमें अपना लेक्चर 1 जिसमें हम जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही क्वेश्चन नया डिस्प्ले पे आए, आप वीडियो को वहीं पे पॉज करना और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, देखना आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा है, आगे तो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा ही, तो पहले आप सॉल्यूशंस पे मत जाना। अगर आपसे नहीं हो रहा है, जब आप सॉल्यूशंस देखोगे ना, जब उस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, आपसे गलती कभी नहीं होगी। और आप लोग रिवाइज करके तभी ये लेक्चर अटेंड कीजिए। जो मैंने 17 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई है, उसको एक बार विजिट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। और देखिएगा, आप लोग खाली फोकट का डरते हैं, कुछ नहीं है। जेईई यार क्या ही पूछेगा, जो सिलेबस है वही पूछेगा। देखना, अभी 2024 के ही क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, आप अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे, आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। चलिए, बहुत हो गया इंट्रो। अब शुरू करते हैं सिलेबस। नहीं तो कितने स्टूडेंट बोर हो रहे होंगे, सर क्वेश्चन तो कराइए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। एक क्वेश्चन जेईई मेन 2024 इसी साल पूछा गया है। और देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप तुरंत आंसर टिक कर दोगे। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं और समझते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, 5 चार्जेस प्लस क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 2 क्यू प्लस 3 क्यू एंड माइनस 4 क्यू आर सिचुएटेड एज सोन इन द फिगर। इस फिगर में देखो हमारे 5 चार्ज दिखाए गए हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस इज। देखो यार, जेईई मेन में 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक सरफेस दिया है, आपको पूछ रहा है कि इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे, कौन याद आते हैं? अपने गॉस जी। गॉस का क्या कॉन्सेप्ट था? जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमारा किसके कारण आता है? जो चार्ज सरफेस के अंदर है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में डिटेल में पूरा बताया है, जाके देखना। जो चार्ज हमारे अंदर है, फ्लक्स में केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे। बाहर वाले चार्ज से हमसे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब जो भी है, घर वाले जो अंदर के हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आउटसाइडर को अलाउ नहीं है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे क्या रूल था? क्यू इनसाइड, जो चार्ज हमारे अंदर है। देखो आराम से करेंगे क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा आपको लगेगा। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारी जो चार्ज क्यू इनसाइड है, इन सबके कारण, तो इसका हम क्या ले लेंगे? समेशन। यही हमें करना है। अब देखो सबका चार्ज का समेशन कर लो। कितना चार्ज है यहाँ पे लिखूं? जो हमारा फाई है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, है कि नहीं? ये हमारा अंदर चार्ज कितना है? प्लस 5 क्यू, साइन के साथ लिखना है। प्लस क्यू माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई कितना है अपना? एप्सिलॉन नॉट। जब इन सब का आप सम करोगे, कितना निकल के आएगा? 6 - 2, ए निकल के आएगा 4 क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। देखो यार, अगर आपको गॉस लॉ पता होगा, कुछ नहीं करना था, सीधा इस चार्ज को सम करके डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन करते हैं, 4 नंबर आपको मिल गए फ्री के। 10 सेकंड भी इसको करने में नहीं लगता। और ये इसी साल पूछा गया। जेईई ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इतने हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हो ना, इसलिए लगता है बहुत टफ है। आप पीवाईक्यू उठा के 10 20 30 जितने सालों का देखना है देख लेना। 10% क्वेश्चन छोड़ के बाकी 90% क्वेश्चन एकदम इजी ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो इसमें क्या कह रहा है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कंडक्टिंग वायर।
द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ द टू स्पेयर्स रेस्पेक्टिवली इज। देखो अभी जो मैंने कल सेशन चालू किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके पहले ही लेक्चर पे बेस्ड है। अगर आपने वो देखा हो इसको तुरंत कर देंगे। कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, जैसे जैसे फिजिक्स में बोल रहा है वैसे अपने को करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है। क्या है? ये हमारे पास दो स्पेयर हैं, ठीक। इसको हम दे देते हैं स्पेयर ए, और हमारे पास एक और स्पेयर है जिसको नाम दे देते हैं स्पेयर बी। ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब आप वायर से कनेक्ट करोगे किसी भी चीज को तो चार्ज हमारा क्या होता है? चार्ज हमारा फ्लो होने लगता है और कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। वही आपसे बोल रहा है, जो ए का रेडियस है इसका रेडियस अपने को दिया है स्मॉल ए, और इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल बी। इन दोनों पे चार्ज का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। बताओ यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर का देखा होगा इसको तुरंत कर लोगे, कुछ नहीं करना है। तो चलो अब इस सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं और अपनी कैलकुलेशन चालू करते हैं। क्या बोला है कि जब हमारा क्या चार्जेस होंगे, आप मुझे बताओ। जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या होगा? चार्ज जिसका हायर पोटेंशियल होगा उधर से लोअर पोटेंशियल पे जाने लगेगा। वो कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, यहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके पास एक बकेट है, ठीक। इसमें हमने पूरा एकदम पानी भर के रखा हुआ। अच्छे से समझिए पोटेंशियल क्या है। एकदम भर के पूरा पानी रखा हुआ है। एक और बगल में बकेट बना देते हैं, ठीक। ये है हमारा एक बकेट। इसमें हमने एकदम थोड़ा सा पानी भर के रखा हुआ है। सेम सरफेस पे बनाए तो और अच्छा रहेगा ना। तो चलो सेम सरफेस पे बना देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम एक और बकेट ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छत पे जो पानी की टंकी रहती है, एक टंकी से सारे कनेक्ट रहते हैं, उसमें जिसमें ज्यादा फ्लो रहता है उसमें हम यहाँ नीचे से एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको एक पाइप लगा के इसमें ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो आप बताओ किधर फ्लूइड जाएगा? सबके घर में पानी की टंकी होगी, हर किसी ने देखा होगा कि जो समरसेबल से पानी भरी जाती है वो एक ही में भरी जाती है और सारी ऐसे पाइप लगी रहती हैं। तो जैसे ही इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसमें से पानी इसमें आना, अगर हम इसको ए बोले इसको बी, तो ए से बी में पानी आना शुरू हो जाएगा। कब तक आएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे ही यहाँ हायर पोटेंशियल होगा ए से बी में आने लगेगा। तो कब तक आएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, लेवल सेम ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं? आगे अभी फ्लूइड क्लास 11th में आपने देखा होगा, वहां भी ये चीजें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। तो चलो ऐसे ही जब हमारा इलेक्ट्रिक में होता है, जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जब तक हमारा पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक हमारा चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो जब हम इनको कनेक्ट करेंगे, व्हेन दे कनेक्ट, देखो यार क्वेश्चन सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, फील करना, ताकि फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लो। अब देखो ए की वैल्यू कुछ दे के पूछ लेता, आपको एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप आसानी से कर लोगे। तो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। हमसे क्या पूछा है? चार्ज। तो हम मान देते हैं लेट चार्ज क्यू ए। किस पे मान दें? लेट चार्ज, किसी को भी मान सकते हो, क्यू ए ऑन सरफेस ए। पता है ना कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग पे चार्ज कहाँ जाता है? चार्ज हमेशा सरफेस पे जाता है। एंड क्यू बी सरफेस बी। समझ में आया कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया। अब आपको याद होगा स्पेयर का पोटेंशियल क्या होता है, आप बताओ। अगर हमें स्पेयर का निकालना हो, उसका जो निकल के आता है भी, देखो अगर हमारा एक कंडक्टिंग स्पेयर हो, यहाँ से हमें इसके सरफेस पे बाहर कहीं भी पूछे, ये मैंने डिटेल में पूरी वीडियो में आपको समझाया हुआ हूँ। इसके आउटसाइड सरफेस और इनसाइड तीन कंडीशंस होते हैं। तो अगर हमसे कहीं भी पूछे जो हमारा पोटेंशियल आएगा आउटसाइड या सरफेस पे, आउटसाइड या सरफेस पे, वो हमारा निकल के आएगा के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इनटू हमारा चार्ज, इस पे चार्ज कितना बिखरा हुआ है, डिवाइडेड बाई ए हमारा रेडियस। इसका रेडियस कितना है? जो यहाँ पे दूरी दिया रहेगा, अगर मान रहे रेडियस आर की बात कर रही है, सरफेस के लिए है। बाहर कहीं पूछेगा तो स्मॉल आर आ जाएगा, और अंदर पूछता था क्या होता था? ये कांस्टेंट होता था। याद है कॉन्सेप्ट की भूल गए?
अभी तो यार जस्ट डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे से हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ए और बी का इक्वल होगा। पोटेंशियल ए का कितना होगा, के क्यू ए डिवाइडेड बाई रेडियस इसका ए इक्वल टू के क्यू बी डिवाइडेड बाई बी। यहाँ से देखो के से के कैंसिल हो गया, हमसे पूछा है क्यू ए बाई क्यू बी। जब यहाँ से हम क्यू ए बाई क्यू बी निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए निकल के आएगा ए बाई बी। हमसे यही चार्ज का रेशियो पूछा था। अगर आपको ए कॉन्सेप्ट पता होता, आप इसको ए बाई बी बिना कुछ करे सीधा टिक कर देते, कुछ नहीं करना था। के क्यू ए बाई ए इक्वल टू के क्यू बी बाई बी, सीधा ऑप्शन टिक कर देते। ये तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल में चीजें बता रहे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं करा रहा हूँ। और यार अगर आप वीडियो देख रहे हो, ईमानदारी से करिए, खुद से ईमानदारी कीजिए। यहाँ पे कौन सा आपको नंबर मिलने वाला, लेकिन अगर एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आए, उनको अप्रोच कैसे करना है उसको समझना। गलती होती है कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, गलती कर करके ही तो आदमी सीखता है। तो उससे मत डरिए, गलती करने से करिए बिंदास जितना हो, लेकिन उसके बाद सही अप्रोच तभी समझ में आएगी। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर, देखो कंडक्टिंग ही है, पी एंड एस विथ चार्ज क्यू ऑन ईच रिपेल ईच अदर। अगर रिपेल कर रहे हैं तो कौन सा चार्ज है, सेम चार्ज है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस, with a force of 60 Newton, a third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two sphere. The new force of repulsion between P and AC। देखो यार ये तो बहुत ही इजी है। ये बोल रहा है वो चार्ज कैसे करते हैं, उसी पे है जो अपना कॉन्सेप्ट था। ये बोल रहा है कि हमारे पास दो गोले हैं। ठीक, चलो दो गोला बना लेते हैं। और आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल है तो इनका रेडियस क्या है, इनका रेडियस भी बराबर ही रहेगा। आइडेंटिकल मतलब मटेरियल, रेडियस, बॉडी सब कुछ सेम है। तो हमारे पास कौन कौन से, पी एंड एस, चलो कोई नहीं, ये हम ले लेते हैं पी एंड एस। और इन दोनों पे हमारा कितना कितना चार्ज है, क्यू एंड क्यू, यही दिया है, जो जैसे दिया है हमने लिख दिया। ये दोनों रिपेल करें। अब आप बोलोगे आपने सर प्लस में, आप माइनस भी ले लेना, लेकिन जो भी लेना सेम ही लेना। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्ट कर देंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ये एक दूसरे को कैसे फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 16 न्यूटन से। तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। अगर हम यहाँ से यहाँ के स्पेयर के सेंटर का बीच का डिस्टेंस डी मान लें, तो ये निकल के आएगा डी स्क्वायर, है कि नहीं। ये कितना है हमारा, 16 न्यूटन। अब बोल रहा है कि एक और तीसरा गोला है, तो चलो एक यहाँ पे और तीसरा गोला है। ये अनचार्ज्ड है, अभी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, और इसका भी रेडियस आर ही है, आइडेंटिकल है ना। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा अनचार्ज्ड गोला आर है, इसको हम बारी बारी से दोनों से कांटेक्ट कराते हैं, एक बार पी से और एक बार एस से। कुछ नहीं करना, देखो लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है। आप उसको उठाओ, एक बार पी से टच कराओ, वो पी से कुछ चार्ज देगा, जो चार्ज आएंगे, फिर इसके बाद क्यू से सॉरी एस से टच कराओगे तो एस से चार्ज दे देगा। फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब आप किए हो तो चार्ज तो सेम रहेगा नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद पी और एस के बीच कितना फोर्स लगेगा वही वो पूछ रहा है। तो चलो हम एक एक करके टच कराते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एफ, ये है हमारा आर, इस गोले का नाम आर है। इफ पी एंड आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, इन दोनों को हम अगर ब्रॉट कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारा क्या होगा, आप बोलो। अगर हम दो कंडक्टिंग बॉडी को एक साथ करते हैं तो चार्जिंग शुरू हो जाती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। तो चलो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पे चार्ज है हमारा Q, और इससे हमने किसको कांटेक्ट करा दिया है, अपने R को। ये इसको हमने करा दिया, तो जैसे ही हमने कराया, ये भी कंडक्टिंग है, यहाँ पे जीरो चार्ज है। तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा ये बॉडी P है, इससे हमारा चार्ज इसमें जाना शुरू हो जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। इसके बाद टच कराने के बाद जब मैं इनको अलग अलग करूंगा, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, जो हमारा ये निकल के आएगा, एक मिनट वही कलर रखते हैं, जो हमारा निकल के आएगा P। अब देखो
ये दोनों पे आधा-आधा चार्ज गया है, पूरा कितना था Q और ये तो 0 था, तो इसका आधा इस पे गया है Q/2 किस पे गया है P पे और R ने भी आधा ले लिया है। यहाँ पे देखो आधा चार्ज R में भी चला गया है। R ने लिया है तो इसको हम क्या देंगे -Q/2 इसने लोन लिया है समझ लो। ठीक है? अब क्या करेंगे जो हमारा R है अब इसको हम S से टच कराएँगे, वही बोल रहा है। अब इसको चलो S से टच कराते हैं। केस 2 लेते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। लोग देखो छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट मिस करते हो और जेईई ने उसी पे एक क्वेश्चन बना दिया है। नाउ एस एंड आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। जब हम इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएँगे तो क्या होगा बोलो आप? जब हम इन दोनों को एक साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा? एस पे अभी चार्ज कितना है? चलो एस बना लेते हैं। अच्छे से कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसी को हमें करते जाना है। ये है हमारा एस। एस को अभी हमने किसी से नहीं टच कराया है, इस पे जो चार्ज थे क्यू वो हमारे बने हुए हैं। अब हमने किसको करा रहा है यहाँ से? यहाँ से हम आर को करा रहे हैं। अभी आर पे कितना है हमारा? आर पे देखो हमने पी से टच करा दिया है, आर ने कितना ले लिया है? -Q/2 इस पे ऑलरेडी है। अब जब इसको हम टच कराएँगे, तो जिसके पास ज़्यादा होगा वही तो देगा, अब जिसको ऑलरेडी चाहिए वो तो देगा नहीं। तो इधर से हमारे क्या होंगे? इधर से Q से इधर हमारे चार्ज जाना शुरू हो जाएँगे और कब तक जाएँगे? जब तक इन दोनों पर इक्वल चार्ज ना आ जाए। तो चलो जब हम इसको अलग करेंगे, तो इस पे हमारा क्या आएगा उसको हम देखते हैं। जब ना हमने इसको अलग किया, 1 मिनट कलर सेम लेते हैं। तो बताओ ये -Q/2 है। अगर हम मान लें कि यहाँ से हमारा x चार्ज गया है, अगर हम मान लें कि s से हमारा कितना चार्ज गया है x चार्ज, तो देखो कितना चार्ज बचेगा उसको हम देखते हैं। चार्ज हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए q माइनस एक्स इक्वल टू इस पे अगर यहाँ से गया है तो इधर ही तो आया है -Q/2 प्लस एक्स यही होगा ना, यहाँ से गया है इस पे आया है। इन दोनों पे हमें देखना है कि आप कैसे एग्जाम में कैलकुलेट करोगे, वो सब के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं ये सब हो क्या रहा। जो हो रहा है आपको पता है, चार्ज हमारा क्या रहता है? चार्ज हमारा कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब आपको लिखना है, मान लेते हैं एस से हमारा एक्स चार्ज अंदर गया है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? एक्स उधर आएगा प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू इधर हमारा कितना हो जाएगा? इसको हमने उधर भेजा है q प्लस Q/2। जब इसको हम एलसीएम लेंगे 2q प्लस q ये आ जाएगा 3q/2 और x यहाँ पे कितना है? मल्टीप्लाई 2 के साथ है। तो x इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 3q/4। ये टोटल चार्ज हमारा निकल के आ गया है इस पे। ठीक, यही तो चार्ज इस पे आया है, तो यहाँ पे हमारे फाइनल चार्ज क्या बचेंगे? जब इसने आधा दे दिया है, जब इसने दिया तो इस पे हो जाएगा Q/2। देखो ना यहाँ पे आप x की वैल्यू रखना 4q माइनस 3q/4 करो वही आएगा, Q चार्ज हमारा बराबर रहेगा और इस पे कितना आ जाएगा? प्लस 3q/4 ये हमने लिया हुआ, तो आ जाएगा प्लस 3q/4। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज़ करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब कुछ नहीं करना है, अब हमारे पास दोनों गोले फिर से आ गए, उनका हम वो करा देते हैं, क्या बोलते हैं? P है, P और S के बीच फिर से पूछा है ना, इनिशियल में दिया हुआ था सेम चार्ज, लेकिन जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे Q/2 आया, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ पे आप प्लस माइनस पे मत जाना, ये सब हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए देखा हूँ। ये मत लगाना कि यहाँ पे कितना आया, ये टोटल है कितना नहीं। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें लिखी गई हैं कि कैसे चीजें बराबर हो रही हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे कितना आएगा? 3q/4। चलो इसकी वैल्यू अब हम फोर्स का रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 हमारा है Q/2, Q2 हमारा कितना है? 3q/4। इनके बीच अभी भी डिस्टेंस d ही है, d²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा kq² डिवाइडेड बाई d², इसको एक साथ कर देते हैं, इधर निकल के आएगा 3/8। और देखो यहाँ से यार, जब हमने यहाँ पे शुरू किया था, यहाँ पे जब यहाँ पे हम करेंगे kq² इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 16। तो चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे सीधा उठा के रख देते हैं। इसकी जगह पे मैं 16 रख दूंगा कि नहीं? 16 इंटू 3/8 जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 6 न्यूटन।
तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, 6 न्यूटन। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है। देखो यार, ये तो हमारा सीधा रिजल्ट है। अगर आपको रिजल्ट याद होगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा टिक कर दोगे। सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते थे। थीन स्पेरिकल सेल, बोले थे ना, सेल हो या हालो स्फीयर हो, सब बराबर होता है, रेडियस आर। The electric field at any point on the surface of the spherical shell is, आपसे पूछ रहा है कि इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका तो रिजल्ट हम लोगों ने सब कुछ बना के ग्राफ भी बनाया था। क्या आता था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर रिजल्ट याद होगा, आप सीधा टिक करके आगे निकल जाओगे। और अगर रिजल्ट नहीं याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है, तो उसको हम समझते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक सेल ले लिए, यही करते थे ना, हमने एक सेल लिया, हमसे सरफेस पे पूछा है, जिसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको सिग्मा दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि सरफेस पे हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। याद है, गॉस सरफेस हम एक आउटर पॉइंट लेते थे, एक इनर, एक सरफेस कहीं भी हम निकालते थे। तो इसका हमारा रूल्स होते थे कि हमें गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है कि हमारा चार्ज उसके अंदर आ जाए। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट इसको करता हूँ। डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके वहां पे देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा आर, और इसके सरफेस पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। यहाँ से मैं मानो आर दूरी पर, ठीक। और आर कहाँ से लेते थे? इसके सेंटर से एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस इसका क्या होगा? सेल है तो वही होगा स्क्वायर। ए है हमारा गॉसियन सरफेस। फिर हमारा क्या होता था? यहाँ से अगर ये सर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इसके रेडियल आएगी, इधर आएगा ई। और एरिया वेक्टर भी किधर ही आएगा? इसी डायरेक्शन में, डी आर वेक्टर, है कि नहीं? और उसी को हम डी ए वेक्टर से लिखते थे, एरिया वेक्टर को। ऐसे आप एकदम छोटू छोटू पूरा एलिमेंट इसका लेके अगर ऐड करोगे, तो पूरे सरफेस का हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। फ्लक्स मिलेगा कि नहीं? तो हम उसी को लगाते हैं यहाँ पे। क्या है हमारा फ्लक्स? इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यही था ना कॉन्सेप्ट। देखो, अगर एग्जाम में भूल गए तो ऐसे करना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप तुरंत डिराइव कर लोगे। यहाँ से जब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यार हमारी किधर भी जाए, इसके सारी जगह पे रेडियल है। क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? डी ए। अब देखो डी ए हमारा क्या है? जो हमने गॉसियन सरफेस माना है उसका एरिया। तो यहाँ से मैं फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, कौन सा एरिया है? गॉसियन, जो हमने गॉसियन स्फीयर माना है इसको ढकने के लिए, वो एरिया है। एरिया स्फीयर का हमारा कितना होगा? सरफेस एरिया, ए निकल के आएगा ई इंटू 4 पाई रेडियस स्मॉल आर। गॉसियन का जो हमने माना है, कैपिटल आर मत रख देना, ठीक। अब चलो हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाते हैं इधर ही। एक तो ये हमने फ्लक्स निकाला पूरा कैलकुलेट करके, इसके कारण कितना आएगा। अब हमारा गॉस जी क्या बोलते हैं कि जो चार्ज हमारा अंदर है उन सब का सम कर दो। इसी पे देखो, ये क्वेश्चन और आया था, तो इसलिए अच्छे से समझने का, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा किसी को आइडिया नहीं होता है, तो सारा स्टडी करने का। और हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? क्यू बाई ए। यहाँ पे ए ओरिजिनल एरिया जो है इसका लेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं Q इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। ए क्या है हमारा? ए जो सरफेस दिया हुआ है सेल, उसका एरिया है, यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ से हमारा फाई ई निकल के आएगा कितना? सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा सिग्मा कौन सा? 4 पाई। रेडियस देखो ये ए आएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है, लोग यहीं पे गलती करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर हमारा दोनों फ्लक्स बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल।
सिग्मा इंटू 4 पाई r²। देखो मैंने फिर से पूरा डिराइव कर दिया। अगर आपने वहां पे नहीं देखा होगा, यहाँ पे फिर से उसको कर दोगे 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई गया, हमें ई चाहिए। ई इक्वल टू हमारा निकल के आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आया ना, इंटू r² डिवाइडेड बाई r²। स्मॉल आर हमारा कहाँ से दूरी है? सेंटर से। ई जो हमारा हो रहा है 1/r²। इसका हमने पूरा ग्राफ भी देखा था। अगर ग्राफ भी पूछता तो आप बना लोगे कि नहीं? तो हमसे पूछा कहाँ है? सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल वही होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। अब स्मॉल आर हमारा आर की वैल्यू पुट करेंगे, इससे इससे कैंसिल हो गया। जो ई हमारा सरफेस पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आसानी से हमने इसको कर दिया। और अगर रिजल्ट याद होगा आप देखते ही इसको टिक कर दोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि यार कितना फार्मूला रटोगे, इतना ज्यादा फार्मूला है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिजल्ट आपको पता रहेगा, फटाफट सारी चीजें कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, या जहां न समझ में आया आप वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको सोल्यूशन से, आप अगर पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं, जीमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम है, आप वहां मुझे मैसेज कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको पर्सनली उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2024, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर किसी ने इस सिचुएशन को देखा होगा, लेकिन क्यों होता है उसी पे जेईई ने एक क्वेश्चन बना दिया है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। तो देखो ये कह क्या रहा है? द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल, ये क्या है हमारा? द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटेलिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। आपने देखा है ना कि कोई अगर हमारा ट्रक है, ये मानो हमारा ट्रक है, ठीक। ये अगर ट्रक में कोई फ्लूइड या वो सब जो हैवी ट्रक है ट्रांसफर हो रही होती, तो आपने पीछे देखा होगा ना, यहाँ पे ऐसे लोहे की चैन लटकती रहती है, देखा कि नहीं? अब ऐसा मत बोलना नहीं देख, हर किसी ने देखा होगा। ये नीचे आप नहीं देखा है तो जाके देखना, चैन या कुछ ना कुछ लटकी रहती है। और वो क्या होती है? वो जमीन से टच करते हुए जाती रहती है। क्या कभी किसी ने सोचा वो क्यों होता है? तो एक क्वेश्चन उसी पे पूछा गया है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट के कारण। तो क्या होता है कि देखो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आंसर तो तुरंत टिक हो जाएगा। देखो, जब हमारी ट्रक या जो हमारे फ्लूइड लेके जा रहे हैं, ठीक, ये हाईली फ्लेमेबल फ्लूइड होते हैं। जब ट्रक हाई स्पीड पे चलती है तो हमारा एयर ड्रैग होता है, मतलब एयर उससे टकरा के जा रहा होता है कि नहीं? जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एयर ड्रैग के कारण मतलब फ्रिक्शन होता है। और आपको पता है कि अगर दो सरफेस फ्रिक्शन करती है तो चार्ज हमारा जनरेट होता है। हमने मेथड ऑफ चार्जिंग में देखा था। तो जिसके कारण हमारा चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। और ये कभी-कभी इतने हाई हो जाते हैं कि जिससे अगर हमारा कोई फ्लेमेबल फ्लूइड वो सब है तो आग लगने की डर होती है। तो इसीलिए हम वहाँ पे चैन लटकाते हैं कि जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा वो ग्राउंड से टच होकर न्यूट्रल हो जाएगा। समझे? ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, नॉर्मल डेज में तो ये सब होता नहीं, लेकिन जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा, जहाँ पे बारिश सपोज ये सब हुई है, ह्यूमिडिटी ये सब पता है ना आप लोगों को? जहाँ पे मानो एयर में ड्राई बहुत ही कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है, वहां एयर जब ड्रैग करेगा आपके, इससे टकराएगा, स्पार्क होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे अब देखो, ट्रक है किसी एक एरिया में तो जाएगा नहीं। वो मानो कश्मीर से चला हो तो कन्याकुमारी तक जाएगा, कितना मौसम चेंजेस हो रहे हैं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, अब चाहे जहां हो, हम उसको मेंटेन, एक हमारा चार्ज जनरेट होगा। जैसे यहाँ मानो फ्लेम हुआ, ठीक, यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब एयर टकराई बहुत हाई स्पीड पे, यहाँ पे एक चार्ज जनरेट हुआ। जैसे ही जनरेट हुआ, चैन बोलेगा हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे, कब तुम जनरेट हो और हम तुमको ग्राउंड पे भेजें। तो इसीलिए चैन लटकाई जाती है, ठीक। तो चलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचरिंग डर्ट, गलत। इट इज ए कस्टम, ये भी। टू अलर्ट अदर व्हीकल, ये भी गलत। टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग, ऑप्शन डी सही होगा। ये तो सब कोई टिक कर देता, लेकिन लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अब अगर कोई आपसे पूछे जो पीछे चैन और ये सब लटकी रहती है, आप एक्सप्लेन कर दोगे कि नहीं?
क्यों रहती है। आई होप आप एकदम आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज़ करिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन? देखो जेईई के अभी इसी साल के क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो 17 वीडियो मेरे देखे हैं चैप्टर 1 के, एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएँगे, मैं जितना चैप्टर कवर किया रहूँगा तब तक, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आएँगे। आपको यकीन ना हो, मैंने क्लास 11th का जब कवर कर रहा था, उस समय भी वही बात बोला था और आप जाके देख लेना। सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है। और इस बार जब एग्जाम फिर से होगा, मैं फिर से प्लेलिस्ट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए होंगे। तो चलो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई। पता नहीं कहाँ से टॉपिक उठाया है, जहाँ पे हमने मास और क्या डिस्कस किया था? जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कस किया थे, वहीं से निकल के आया है क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा, वहाँ हमने सीधा इसको डिस्कस किया था, 10 की पावर 39 आता था, सीधा टिक कर दोगे। नहीं किए हैं तो फिर से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, उसमें क्या है? हमें कॉन्सेप्ट आता है, जो भी हमसे पूछो हम तो बता देंगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? और समझते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो ये क्या कह रहा है। इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ऑर्डर ऑफ। देखो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन सिस्टम में, ठीक, आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इस पे आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय एफ ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है कि 10 की पावर किस ऑर्डर में आएगा। आगे के टर्म को नहीं बताना है। समझ गए कि नहीं? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन एक स्लाइड ऐड करते हैं और वहां पे करते हैं, ठीक। क्या करता हूं कि मान लेता हूं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पे एक है प्रोटॉन भाई साहब। अब आप मुझे बता दो, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमको लिखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाहिए? के Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। ये क्या करेगा? या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये निकल के आता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलो ये, यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट हो। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन और ये है हमारा प्रोटॉन। इनके बीच का हम मान लेते हैं दूरी कितनी है, आर। आर दूरी पर रखे हुए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, याद है कि भूल गए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मास और चार्ज ये सब याद रखना। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। याद है ना? नहीं याद है तो फिर से लिख के याद कर लो। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितने होते हैं? हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड। तो हमारे केवल डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड हमारे बराबर होते हैं। Q1 हमारा क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इधर भी हमारा, अगर इसको मैं, चलो इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसको QP प्रोटॉन। ये भी सेम होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इसमें क्या चाहिए? के और जी की वैल्यू आपको पता है कि भूल गए? अरे यार के की वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है के की? याद है? भूल गए? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो सबको पता रहता है। यूनिट याद है कितने? जिसको नहीं है ईमानदारी से बताना। क्या यूनिट है? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम का स्क्वायर। और जी की वैल्यू कितनी है? क्लास 11 भूल गए कि याद है? देखो याद रखना, अगर आप जेई और नीट का दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जी की वैल्यू जो हमारी होती थी, कितनी होती थी? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो एक याद रहे, दूसरा कर लोगे। डिस्टेंस फोर्स सेम है, यहाँ चार्ज का स्क्वायर है, यहाँ मास का स्क्वायर होके, इसलिए यूनिट में ऐसा चेंजेस आया है। सारा डेटा आपको पता चल गया है। ये इसलिए डेटा नहीं दिया हुआ था क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब बेसिक चीजें हैं, वो मानता है कि सारी चीजें आती हैं। तो चलो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। किसका किसका रेशियो लेना है? एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी।
तो जब इसका हम करेंगे के Q1 Q2 हमारे बराबर हैं तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मास हमारा क्या है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पे रख के पावर केवल कैलकुलेट करने हैं। देखो इसीलिए उसने पावर पूछा है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं दिया गया है, एग्जाम में करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं के की वैल्यू आएगी हमारी 9 इंटू 10 के पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और Q1 Q2 बराबर है मतलब इसका स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो चलो हम पहले प्रोटॉन का लिखते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 इंटू हमारा क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। इसमें देखो हमको शुरू में क्या आएगा वो नहीं पूछा गया है, हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि इनका पावर कितना होगा। तो पावर यार देखो 19 का स्क्वायर करोगे माइनस 38 और यहाँ प्लस 9 है, इसमें से घटाओगे 29 आएगा, किसमें आया है माइनस में। नीचे सबको ऐड कर दो, कितना 7 1 8 1 9 और 2 1 3 3 6 मतलब माइनस 69। माइनस 69 में से माइनस 29 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, ये वैल्यू जो अप्रॉक्स आती है। देखो हमने वहां पे किया था, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, आप यहाँ पे पावर पूछा है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी, ये निकल के आती है अप्रॉक्स, देखो अप्रॉक्स है, ठीक है 2.31 इंटू 10 के पावर 39। आपसे ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर इसका क्या होगा, ये 10 के पावर 39। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा 10 के पावर 39। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, अगले सेशन में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और देखा होगा आपने कितना इजी क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन आप बताओ जो आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो। अगर आपने हमारा सेशन अटेंड किया होगा सारे क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। और यार देखो जब आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो ना, ये मान के किया करिए कि क्वेश्चन में हम एग्जाम में ही बैठे हैं, और क्वेश्चन अटेंड करने के पहले आप रिवाइज करके आना सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ। क्योंकि आने वाले इस सीरीज में ना डेली मैं सोच रहा हूँ आपको 6-7 क्वेश्चन जेई नीट जेई एडवांस ये सब का डेली प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं। एक जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ले रखी है, उनको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, वो केवल अपना ये देखें कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम ना वेस्ट करें, जो जरूरी कॉन्सेप्ट होगा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। और जिन्होंने अभी जस्ट शुरू किया है या जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो चाहते हैं कि फिर से स्टडी करना, जो मैंने कॉन्सेप्ट का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ उसको जाके पूरा एक बार देख लीजिए, फिर आइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चाहे आप जेई दो, चाहे जेई एडवांस दो, चाहे आप नीट दो, या आप स्टेट का कोई भी बोर्ड दो या सीबीएसई बोर्ड, एक भी ऐसा नहीं होगा जो रुके। और देखो पीवाईक्यू मैंने इसी साल का उठाया है ताकि आपको पता चले रिसेंट ट्रेंड में जो चल रहे हैं हम एकदम उसके थ्रू जा रहे हैं कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताना ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। बहुत दिन से काफी स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं आप करा रहे हो, वहां पे देखो यार मैं बोर्ड और जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसको लेके चलता हूँ। जो जेई और नीट के लिए डेट कैटेगरी कर रहे हो इस सेशन को तो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। और जो नीट के लोग हैं वो ये मत सोचना कि जेई के हैं, जेई का सारा क्वेश्चन नीट में कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं। तो मेन है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप पे भी एक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर देना आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।